मेरे साथ आबद ज़ुबैरी सूद है, माहिर कानून है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। ज़ुबैरी साहब इससे तो और हसन रज़ा पाशा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ ज़ुबैरी साहब आपकी तरफ। अभी आज एक मैं सर्वे देख रहा था डॉन में और बड़ी इंटरेस्टिंग सुर्खी थी, हु विल रूल दी SC रूस्ट। बीच में जो थोड़ी सी मैं बात जो कर दूँ सवाल में कि जी कुछ कन्फ्यूजन ऐसा है कि अब समझ नहीं आता, जिस तरह मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे थे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस सुनते हुए कि भाई ये हमने सुनना है या कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत ने सुनना है, और उसके अलावा भी एक आध केस के हवाले से अगर टैक्स के मामला कौन देखेगा, तो बजाय इसके कि कुछ कन्फ्यूजन रिजॉल्व होता, एक ऐसा एहसास हो रहा है कि दो पैरेलल जुडिशल सिस्टम एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है और उसमें तमाम वकला की आ रहा है। आपकी क्या राय है? और फिर हसन रज़ा पाशा साहब से भी रहनुमाई लेंगे। जनाब ज़ुबैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। ये जुडिशरी पे एक बड़ी कारी ज़र्ब लगाई गई है। रात के तारीख में एक शबखून मारा गया जुडिशरी की आज़ादी पे, और ये आज़ादी सल्ब करने की कोशिश की गई है। और देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट्स में इन्होंने कोशिश की है उसको स्टैब्लिश करने की। अब आप लोग अभी बात कर रहे थे कि जो रिव्यू है ये SIC वाले केस का, अब वो कहाँ लगेगा? वो तो फुल कोर्ट का फैसला है। क्या वो आईनी बेंच के सामने जाएगा जो सिर्फ 5 जजों पे मुश्तमिल होगा? ये क्या? तो ये सारी बड़े और क्या एक छोटी बेंच उस पे रिव्यू सुन सकता है या नहीं सुन सकता? तो ये सारी सवालात हैं, इसमें बड़ा इबहम है कि अब क्या और कौन उसको अपॉइंट करेगा? देखिए, दूसरी जो बात है, आज तक हमारे कोर्ट्स ने होल्ड किया है कि 175A जो है, जो तरमीम के बाद आया था 18वीं 19वीं तरमीम, और जो उस पे आप कहें जिस वजह से आया था, उसको अगर छेड़ा गया और उसके अंदर कोई भी तब्दीली लाई गई, फिर भी जजेस चीफ जस्टिस जो होंगे उनकी आरा जो होगी वो प्राइमेसी होगी उसकी। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस लिंक्ड होते हैं आपकी आज़ादी जमहूरियत से, आज़ादी अदलिया से और आज़ादी जमहूरियत से। तो देखिए, जो अपॉइंटमेंट का तरीका होता है, जो केसों की फिक्सेशन का तरीका होता है, ये सारी चीज़ें आप देखें, ये एक आज़ाद अदलिया की होती है। कोई एक्सेस टू जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट है। तो अब सेपरेशन ऑफ पावर का, अब एक को इक्वल कंपोनेंट यानी पार्लियामेंट, क्या वो अपने को इक्वल, मतलब उससे नीचे तो नहीं, ताबे तो नहीं है हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। साहब, हामिद खान साहब कहते हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बने तो सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर होगा और वकला तहरीक जो है वो जन्म लेगी। आप क्या समझते हैं कि ऐसा 25 तारीख को होने वाला है? जी बिल्कुल। अक्सरियत सिवाय सरकारी वकीलों को छोड़ के, जो नेचुरली उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, या जो उस हुकूमत के और उनके जो उस हुकूमत या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं, अक्सरियत वकला की वो है जो इस तहरीक में शामिल है। तहरीक शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये कारी ज़र्ब और ये एक रात के अंधेरे में 4 बजे सुबह जाके नेशनल असेंबली ने पास किया ये बिल, और जिस तरह से पास हुआ, लोटो 63A का एक फैसला आया, लॉ बदला गया, और आज जो नोट लिखा है चीफ जस्टिस साहब ने, उसमें तो क्लियर हो गई कि जी मैं माइनॉरिटी में चला गया था, मैं केसेस भी नहीं फिक्स कर रहा था। इसके मतलब आपने खुद ऑर्डिनेंस बनवाया, उस ऑर्डिनेंस के बाद वो आपने अपनी मर्जी की कमेटी बनाई और सिर्फ 63A का लगाया। 63A का फैसला हो सकता है आपका सही हो, बिल्कुल, मैं लीगली उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन टाइमिंग की बात कर रहा हूँ कि आपने उसमें कहा कि वोट काउंट होगा, फिर आपने देखा आज एक सेनेटर BNP के खड़े क्या कह रहे थे, जो हमने देखा, क्या शर्म का मुकाम था, जो उन एक डायलिसिस के एक पेशेंट के साथ जो। लेकिन सर, आप क्या देख रहे हैं कि 2007 जैसी वकला तहरीक निकल सकती है? क्योंकि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस थे वो सड़कों पर थे, और क्या आप देख रहे हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो नहीं बनते चीफ जस्टिस, तो फिर कुछ जजेस भी जो है वो सड़कों पे होंगे? अगर ये बात होगी तो उस तरह देखा जाएगा, लेकिन देखिए वो हर जमाने की, हर मूवमेंट की डायनेमिक्स अलग होती है। अब ये देखिए, लीगल चैलेंजेस भी होंगे, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, और फिर उसके बाद नेचुरली तहरीक का भी होगा, और एक कमेटी बन चुकी है, वो अपना फैसला करेगी। जो कमेटी फैसला करेगी, हम लोग जो आज़ाद अदलिया के साथ हैं वो उस पर मनो अन अमल करेंगे। अच्छा ज़ुबैरी साहब, मैं हसन रज़ा पाशा साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक तो आपने नुक्ता नज़र आबद ज़ुबैरी साहब का भी सुना, ये इस्तीफ़ों की भी बात हो रही है कि सुपीरियर जुडिशरी से इस्तीफ़े आ सकते हैं आला अदलिया से। इस पर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में ये तो सेल्फ डिफीटिंग होगा, ये तो मैदान से यानी आपने खाली करके जाने वाली बात होगी। मगर क्या पाशा साहब चीज़ें में क्लैरिटी आने की बजाय इससे कन्फ्यूजन नहीं बढ़ा, या ये कोई ड्राफ्टिंग इसकी इस तरह वाजे नहीं हुई? हाउ डू यू लुक एट दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, बात ये है
कि जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है इस मुल्क में या कहीं भी, तो उस पे एक हैजानी कैफियत लाजमी तौर पे तारी होती है और कन्फ्यूजन आ जाती है कि ये अगर ऐसे होगा तो किस तरह होगा और ऐसे होगा तो कैसे होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जब क्लैरिटी आती है, मामलात स्मूथ लाइन चलते हैं, तो फिर असल तो है कि आपको 5 या 6 महीने चलने के बाद जो रिजल्ट सामने आते हैं उस पे फिर बात हो सकती है। अभी आप इब्तदाई मरहले पे हैं, पार्लिमान ने एक आईनी तरमीम कर ली और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त कह रही है कि ये ठीक नहीं थी तरमीम। जबकि जब मौलाना साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बैरिस्टर गौहर अली खान जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम ये मौलाना की और हमारी ये तजावीज़ है, हमारी तरमीम है, लेकिन हम इसमें वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि हमारे जो चेयरमैन है वो बिला वजह हिरासत में है, हमारे कारकुन जो हैं उन पे तशद्दुद हो रहा है। और उन्होंने आईनी तरमीम के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो उस वक्त यही एम्फेसिस ड्रा हुआ कि ये सारे ऑन बोर्ड थे, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, नून, जो भी है। अब पार्लियामेंट में जो नंबर गेम थी वो जिस तरह पूरी हुई आपके सामने है, वो किसी से छुपी छुपी बात नहीं है कि 4-5 आजाद बंदे शामिल होके उन्होंने करा दी। अच्छा साहब, आईनी तरमीम तो हो गई है, काइंडली एक अबहाम है जो कि सारी पाकिस्तानी कौम के सामने है, बहस चल रही है कि जो आज कमेटी बैठी है वो जो इंतखाब करेगी 3 सीनियर मोस्ट में से एक जज का, जो चीफ जज होंगे, वो क्या तीनों में से ही इंतखाब होगा? अगर एक इनकार करेगा तो तीनों में से ही होगा या चौथा भी उसमें कंसीडर हो सकता है? इसमें यह है कि ये इस आईनी तरमीम में ये बात आ गई है कि अगर इन 3 में से अगर कोई एक इनकार करता है तो फिर जो चौथे नंबर पे है उसको कंसिडर, यानी नेक्स्ट सीनियर जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। ये इस तरमीम में बात है, तो वो कवर दिया गया है इसमें कि अगर ऐसी सूरत आ जाएगी तो फिर इबाम नहीं है, फिर जो चौथे नंबर पे सीनियरिटी में जज आएंगे उनको जो है वो कंसिडर करेंगे, पैनल 3 का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बादशाह साहब, जो मैंने उसको पढ़ा है, जो मैं तो ज़ाहिर इंटरप्रेट नहीं कर सकता, मैं इसका जवाब दे दूं? जी जी जी, आप ज़ुबैरी साहब आप फरमाइए। आपने बड़े अच्छी बात कही। ये इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है इस तरमीम में कि इन्होंने पढ़ा नहीं उसको जल्दी में। देखिए आप देखिए वो जो 175 3 अमेंड किया गया है, आप उसे पढ़ें। उसमें लिखा है कि जो कमेटी होगी, पहले बात पार्लिमानी कमेटी, वो 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का चुनाव करेगी, ये लिखा हुआ है। फिर 2 प्रोविजोज हैं सर उसके। वो कहते हैं कि अगर उनमें से एक जज जिसको चुनाव होता है वो अगर मना कर दें तो रिमेनिंग वो तीनों में से ही हुआ ना सर, रिमेनिंग में से वो एक जज को चुना जाएगा। अगर वो जज वो भी, फिर दूसरा एक प्रोविजो आता है। वो दूसरा प्रोविजो ये कहता है कि अगर वो जो तीनों में से कोई भी नहीं कबूल करता चीफ जस्टिसशिप, तो फिर आगे जाएगा और जब तक चलता रहेगा मामला, जब एक चीफ कोई आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये इनसे मैं समझता हूँ बड़ी भूल हो गई, क्योंकि कोशिश यही थी कि अगर तीसरे नंबर पे जो बातें सुन रहे थे कि एक जज को बनाने जा रहे थे, अगर वो मना कर दें तो जाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह और किसी और जज को नहीं बनाए तो चौथे नंबर पे चले जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 2 प्रोविजोज डाल दिए इन्होंने और रिमेनिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, इससे मैं कहता हूँ ये फंस गए सर उसमें। अच्छा, मैं भी यही बात कर रहा था कि रिमेनिंग का मतलब ये है कि जब रेस्ट जो एक निकल गया तो 2 रह गए। अच्छा, अब ये भी फिर एक जो होता है ना, प्रोविजो जो होता है वो हमेशा वो जो मेन सेक्शन होता है उसको ओवरराइड नहीं करता सर। तो मेन सेक्शन नंबर 3 है, उसके ये 2 प्रोविजोज हैं सर। ये इंटरप्रिटेशन का लॉ है सर।